नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल गार्गी क्लासेज पर। आज की करंट अफेयर्स की क्लास के पीडीएफ नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करने को मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं हम आज 18 मई 2020 के प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों से संबंधित मुद्दों के बारे में हमारी क्लास, जिसके अंतर्गत हमारा सबसे पहला टॉपिक है मंत्री समूह ने रोजगार और कौशल विकास पर मसौदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के नेतृत्व में गठित मंत्री समूह की समिति ने रोजगार और कौशल विकास पर अपने मसौदे प्रस्ताव को प्रस्तुत किया है, जिस ड्राफ्ट के अंदर मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रस्ताव शामिल हैं। इसमें लैंड पूलिंग मॉडल का प्रस्ताव दिया गया है और इस मॉडल का उपयोग ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों में किया जा रहा है। इस प्रस्ताव में कॉरपोरेटाइजेशन को भी सक्षम करने के लिए कृषि में इस मॉडल का उपयोग करने का सुझाव दिया गया है। इससे कुशल मजदूरों की मांग बढ़ेगी। इसके अलावा इस मसौदे में कौशल विकास कार्यक्रमों के साथ मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का विलय करने का सुझाव भी दिया गया है। इससे उद्योगों और एमएसएमई तक मनरेगा का विस्तार होगा। इससे भारतीय रिजर्व बैंक को रिवर्स रेपो रेट में भी 0% की कटौती करने का सुझाव दिया गया है, अर्थात इसके अंदर किसी प्रकार की कोई कटौती न की जाए, यह सुझाव दिया गया है। जब कुछ महीनों के लिए ऐसा किया जाएगा तो इससे बैंकों को प्रोत्साहन मिलेगा। हम यहाँ रिवर्स रेपो रेट के बारे में बात कर लेते हैं। रिवर्स रेपो रेट वह दर होती है जिस पर जो वाणिज्यिक बैंक है अपनी जो अतिरिक्त जमाओं को जब केंद्रीय बैंक के पास में रखते हैं तो केंद्रीय बैंक के द्वारा इसके बदले में दिया जाने वाला जो ब्याज है वह रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। इसमें एक राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक रोजगार एक्सचेंज प्रस्तावित किया गया है। इससे विस्थापित श्रमिकों को बड़े स्तर पर मदद मिलेगी, अर्थात जो श्रमिक बाहर विस्थापित हो गए हैं, अपने जो कार्यस्थलों से दूर चले गए हैं, उन्हें इसके लिए मदद मिलेगी। यह प्रवासी श्रमिक कल्याण कोष की स्थापना का सुझाव भी देता है। यह देश भर में फैले खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों अर्थात फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को कुटीर उद्योगों का दर्जा देने का सुझाव भी देता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में बात करें, यह ड्राफ्ट प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रत्येक प्रवासी श्रमिक अर्थात बाहर जाने वाले श्रमिक को नामांकित करने का सुझाव देता है। इससे उन्हें कैशलेस मेडिकल सुविधाओं का लाभ लेने में मदद मिलेगी। और उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कोविड-19 लड़ाई के अंदर शामिल रही है। इसके अलावा दूसरी जो योजना इसके अंदर इस मसौदे में शामिल की गई है वह है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इस प्रस्ताव में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की संभावनाओं का लाभ उठाने का सुझाव दिया गया है। इससे खेती और गैर कृषि गतिविधियों के बीच संतुलित स्थापित करने में मदद मिलेगी। विश्व बैंक भारत को देगा 7,500 करोड़ रुपए का पैकेज। वर्ल्ड बैंक ने कोरोना संकट के बीच भारत को एक बड़ी राहत दी है और विश्व बैंक ने सरकार के कार्यक्रमों के लिए $1 बिलियन अर्थात 7,500 करोड़ रुपए का पैकेज देने की घोषणा की है। यह सामाजिक सुरक्षा पैकेज है। इससे पहले कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए ब्रिक्स देशों के जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है एनडीबी, उसने भी भारत को $1 अरब आपातकालीन सहायता राशि देने की घोषणा की थी। विश्व बैंक के द्वारा दी जाने वाली राशि का इस्तेमाल देश में कोरोना वायरस के रोगियों की बेहतर जांच, कोविड अस्पतालों को अपग्रेड करने और लेबोरेटरी बनाने के अंदर किया जा सकता है। विश्व बैंक ने पहले ही 25 विकासशील देशों को पैकेज देने का प्रस्ताव दिया था। इसके साथ ही विश्व बैंक की ओर से भारत में आपातकालीन कोविड-19 प्रतिक्रिया के लिए दी गई राशि $2 बिलियन हो गई है, अर्थात इससे पहले भी $1 बिलियन राशि विश्व बैंक के द्वारा दी जा चुकी है। कोरोना के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था को हो सकता है $8,800 अरब का नुकसान। यह रिपोर्ट एडीबी की है। एशियाई विकास बैंक, जिसे एशियन डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता है, उसने 15 मई 2020 को यह कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था को 5,800 अरब से $8,800 अरब तक का नुकसान हो सकता है। इससे दक्षिण एशिया के सकल घरेलू उत्पाद अर्थात ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन या जीडीपी पर 142 अरब से $218 अरब तक का असर पड़ेगा। एडीबी ने एक रिपोर्ट में यह कहा है कि कोरोना वायरस
महामारी वैश्विक अर्थव्यवस्था को 5,800 अरब से 8,800 अरब डॉलर तक का नुकसान दे सकती है। वैश्विक जीडीपी के जो राशि है 5,800 अरब से 8,800 अरब की जो राशि है, यह वैश्विक जीडीपी के 6.4% से 9.7% के बराबर मानी जा रही है। एडीबी ने कोविड-19 के संभावित आर्थिक असर के नए मूल्यांकन में कहा है कि दक्षिण एशिया की जो जीडीपी है उसके अंदर 3.9% से 6% तक की कमी आने की संभावना है। हाल ही में गुजरात ने आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना शुरू की है। गुजरात सरकार ने 14 मई 2020 को आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना AGSY की शुरुआत की है। इस योजना के तहत निम्न मध्यम आय वर्ग के जो लोग हैं उन्हें 2% वार्षिक ब्याज दर पर बैंकों से 1 लाख रुपए की गारंटी मुक्त ऋण इन्हें मिल पाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों के सामान्य जीवन शुरू करने में मदद करना है, जो कि कोविड-19 लॉकडाउन के चलते प्रभावित हुआ है। आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना के तहत ऋण देने वाले बैंकों को 6% ब्याज का भुगतान सरकार के द्वारा किया जाएगा। इसका उद्देश्य छोटे व्यापारियों और निम्न मध्यम आय वर्ग के तहत आने वाले समाज के लोगों की सहायता करना है। इस योजना के तहत ऋण की जो अवधि है वो 3 वर्षों की होगी और किस्तों का जो भुगतान है वह ऋण प्राप्त होने के 6 माह बाद शुरू किया जाएगा। अर्थात ऋण प्राप्त होने के बाद में उन्हें 6 माह तक किसी प्रकार का कोई भुगतान नहीं करना होगा और 6 माह पूरा होने के बाद में ही उन्हें भुगतान करना होगा। इसके मुख्य बिंदुओं की बात करें तो राज्य सरकार ने भी छोटे व्यापारियों, कुशल कामगारों, ऑटो रिक्शा मालिकों, इलेक्ट्रीशियन, नाइयों आदि के लिए आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। गुजरात सरकार ने कहा है कि करीब 10 लाख ऐसे लोगों को बैंक से 1 लाख रुपए तक का 2% वार्षिक ब्याज पर ऋण मिलेगा, जिससे वे अपने नए सिरे से जीवन की शुरुआत कर पाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि ऋण आवेदनों के आधार पर मुहैया कराए जाएंगे, जिसमें किसी प्रकार की कोई गारंटी आवश्यक नहीं होगी। राज्य सरकार ने यह कहा है कि जो बचा हुआ 6% ब्याज है उसका भुगतान राज्य सरकार बैंकों को करेगी। अर्थात कुल 8% में से 2% ऋण लेने वाले व्यक्ति के द्वारा और बची हुई 6% जो राशि है वह राज्य सरकार के द्वारा वहन की जाएगी ब्याज की राशि। ऐसे ऋणों का जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष का होगा। उन्होंने यह भी कहा कि जो मूलधन और ब्याज का भुगतान मंजूर होने के 6 महीने बाद शुरू होगा, जैसे कि हमने पहले बात की है। उन्होंने यह भी बताया कि योजना पर बोलते हुए उन्होंने कहा, गुजरात के सीएम जो विजय रूपाणी हैं उन्होंने ये बताया कि अन्य राज्यों ने ऐसे लोगों के लिए लगभग 5,000 रुपये की सहायता की घोषणा की है। हालांकि हमारा विचार है कि इतनी कम राशि से उनका जीवन सामान्य नहीं होगा, जो का बात भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 5,000 रुपये के अंदर जीवन सामान्य करना आसान नहीं है। इसके लिए ऋण जैसी सुविधा उपलब्ध करवाना एक बेहतर विकल्प साबित होगा। तेलंगाना ऐसा पहला राज्य बना है जो किसानों को फसल उगाने के निर्देश देगा। तेलंगाना देश का पहला ऐसा राज्य बना है जो अपनी जो पायलट परियोजना के एक हिस्से के रूप में फसलों की खेती को विनियमित करने के लिए किसानों को फसल उगाने के संबंध में जरूरी निर्देश देगा। क्या है वे जरूरी निर्देश, उनके बारे में बात करें तो तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, उन्होंने 12 मई 2020 को एक बयान जारी करते हुए यह कहा कि राज्य धान की फसल उगाने को 50 लाख एकड़ भूमि तक सीमित कर देगा। अर्थात जो राज्य के अंदर जो प्रमुख रूप से जो धान उगाया जाता है, अब उसकी जो कृषि है उसे सीमित करके केवल 50 लाख एकड़ तक ही उसे सीमित किया जाएगा। तेलंगाना सरकार ने एक अन्य फसल लाल चने की खेती को भी 10 लाख एकड़ तक सीमित कर दिया है। राज्य जल्द ही इस संबंध में एक घोषणा करेगा कि राज्य किस क्षेत्र में किस फसल की खेती की जाएगी, राज्य के किस क्षेत्र में किस फसल की खेती की जाए, इसका निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। राज्य सरकार ने किसानों के लिए अपने नए निर्देशों का पालन करना अनिवार्य बना दिया है और राज्य उन किसानों को MSP अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य और ऋतुबंध योजना का लाभ नहीं देगा जो राज्य के द्वारा जारी किए गए इन दिशा निर्देशों का उल्लंघन करेंगे। उन्हें इस MSP का लाभ नहीं दिया जाएगा, ऋतुबंधु योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इस योजना का जो प्रमुख उद्देश्य है वह राज्य के किसानों को लाभ पहुंचाना,
अर्थात फसलों की खेती को विनियमित करने का जो निर्णय है उससे राज्यों के किसानों को लाभ होगा, क्योंकि इससे किसानों की उपज की मांग सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा इसकी मुख्य विशेषताओं की बात करें तो राज्य सरकार ने धान की उम्दा और अन्य किस्मों सहित धान की जो खेती है उसको 50 लाख एकड़ तक सीमित कर दिया है। तेलंगाना सोना किस्म 10 लाख एकड़ में उगाई जाएगी और 50 लाख एकड़ में कपास उगाई जाएगी, और लाल चना जो है वो 10 लाख एकड़ में उगाया जाएगा। 15 मई को राज्य के मुख्यमंत्री और कृषि क्षेत्र के अधिकारियों के बीच बातचीत के बाद जल्द ही फसल की खेती की क्षेत्र विशेष सिफारिशों की घोषणा कर दी जाएगी। सरकार से यह भी उम्मीद की जा रही है कि वह जल्द ही शहरी क्षेत्रों के पास के कृषि क्षेत्र में सब्जियों की खेती के बारे में भी निर्देश जारी करे। राज्य किसानों को सुझाव देगा कि फसलों की मांग के आधार पर किन क्षेत्रों के अंदर कौन सी सब्जियां उगाई जानी चाहिए। इसके अलावा राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने यह भी कहा कि किसानों को ऐसी फसलें उगानी चाहिए जिनकी पिछले 20 वर्षों से मांग रही है। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों के द्वारा समान फसल उगाने की परंपरा समाप्त होनी चाहिए और फसलों का विविधीकरण होना चाहिए, अर्थात सभी किसान एक ही प्रकार की फसलों को न उगाएं, विविधता इनके अंदर लाएं। सरकार के नियमों का पालन करने वाले किसानों को ऋतुबंधु योजना के तहत लाभ मिलेगा और सरकार उनकी उपज को एमएसपी पर खरीद भी करेगी। वर्तमान में तेलंगाना राज्य सरकार प्रत्येक किसान को 10,000 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष देती है। ध्यान देने की बात है, तेलंगाना सरकार प्रत्येक किसान को 10,000 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष देती है, चाहे वह अपनी इस ज़मीन पर खेती करे अथवा चाहे वह नहीं करे। इसके अलावा हम बात करें बीज नियामक प्राधिकरण की, तो तेलंगाना राज्य सरकार ने नकली बीजों की जांच के लिए बीज नियामक प्राधिकरण की स्थापना भी करने का फैसला किया है। नया बीज नियामक प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि केवल सरकार के द्वारा निर्धारित की गई फसलों के बीज ही बेचे जाएं। सरकार आवश्यक बदलाव करने के लिए बीज अधिनियम में जरूरत पड़ने पर संशोधन भी करेगी। राज्य ने यह भी घोषणा की है कि नकली बीज बेचने वाली कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और सरकार ऐसी कंपनियों की पहचान करेगी और प्रिवेंटिव डिटेंशन अधिनियम के तहत उन कंपनियों पर कार्रवाई की जाएगी। और यह घोषणा इसलिए की गई थी क्योंकि सरकार को यह लगता है कि कपास और लाल मिर्च के नकली बीज बाजार में बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं और राज्य में बिक रहे हैं। इससे बचने के लिए राज्य ने ये सख्त उपाय लागू किए हैं और तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री के साथ जल्द ही बीज कंपनियों के प्रतिनिधियों की एक विशेष बैठक होने की संभावना भी है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के अनुसार वर्तमान में उगाई जाने वाली जो बहुत सारी फसलों का कोई खरीदार नहीं है और जिन फसलों की मांग अधिक है उनकी कीमतें बहुत अधिक हैं। मुख्यमंत्री ने यह कहा कि यह स्थिति कई वर्षों से बनी हुई है और अब यह समय आ गया है कि इस स्थिति में बदलाव किया जाए और इसी के तहत उन्होंने यह स्कीम जारी की है। प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों के लिए किफ़ायती किराया आवास योजना की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज के ब्रेकअप की दूसरी किस्त में 14 मई 2020 को कम कीमत वाले आवास और शहरी गरीबों के लिए कम किराए वाले आवास की 2 योजनाओं को भी शामिल किया है। उन्होंने अप्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों को सस्ते किराए पर मकान दिलवाने की योजना और ऐसे मकान बनाने पर रियायत देने की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाउसिंग सेक्टर और मध्य आय समूह को 70,000 करोड़ रुपए की सौगात दी है और यह जो सौगात है उन्हें क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम यानी CLSS की अवधि बढ़ा करके दी गई है। मध्य आय समूह के लिए जो योजना है वो मई 2017 के अंदर लागू की गई थी और क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम की जो विस्तारित अवधि है वो 31 मार्च 2020 को समाप्त हो गई थी, जिसे अब और अधिक बढ़ा दिया गया है। डेयरी सेक्शन के लिए नई योजना है। भारत सरकार ने कार्यशील पूंजी पर ब्याज दरों के अंदर इसके अंतर्गत छूट दी है। 14 मई 2020 को भारत सरकार ने डेयरी क्षेत्र के लिए एक नई योजना शुरू की है। इस योजना ने डेयरी सहकारी समितियों और FPO अर्थात किसान निर्माता संगठनों का समर्थन करने के लिए कार्यशील पूंजी पर ब्याज सबवेंशन की शुरुआत की है। इसके मुख्य बिंदुओं की बात करें तो इसका जो उद्देश्य है वह मौजूदा दूध प्रसंस्करण अर्थात
मिल्क प्रोसेसिंग जो इकाइयां हैं उनको आधुनिक बनाना है और इसके द्वारा देश की जो मिल्क प्रोसेसिंग जो कैपेसिटी है उसे बढ़ा करके 126 लाख लीटर करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। यह योजना बैंकों के द्वारा सहकारी समितियों और किसान स्वामित्व वाले दुग्ध संगठनों और कंपनियों को दिए गए ऋणों पर ब्याज पर सब्सिडी प्रदान करेगी और इस योजना में उन ऋणों को शामिल किया जाएगा जिन्हें 1 अप्रैल 2020 और 31 मार्च 2021 के बीच में स्वीकृत किया जाएगा। इस योजना में 2% प्रतिवर्ष की जो ब्याज उपदान भी दिया गया है। यदि किसान समय पर ऋण चुकाते हैं तो उन्हें ब्याज उपदान का 2% अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा, अर्थात उन्हें इस 2% की जो ब्याज में छूट भी दी जाएगी। इस संशोधित योजना से किसानों के हाथों के अंदर लगभग 100 करोड़ रुपए उपलब्ध होने की उम्मीद है और इस योजना को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB के द्वारा लागू किया जा रहा है। इसके बारे में बात करें NDDB के बारे में, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना भारत की संसद के एक अधिनियम के माध्यम से की गई थी। यह 1965 में स्थापित किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य अमूल कोऑपरेटिव नाम की जो कंपनी है उसी के जैसी एक अन्य सफल कोऑपरेटिव की स्थापना करना। और वर्ल्ड बैंक ने इस मिशन के अंदर भारत सरकार की सहायता भी की थी और इसे ऑपरेशन फ्लड नाम दिया गया था और यह 26 साल तक चला था। और इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर्स की क्लास के सभी टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं और बारी है अब हमारे अंत में पूछे जाने वाले प्रश्न की। तो हमारा आज का प्रश्न है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा अपतटीय गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में जिस प्रथम नए गश्ती जहाज को कमीशन किया गया है वह कौन सा है? आप अपना जवाब वीडियो को पॉज करके दे सकते हैं। तो इसका जो जवाब है वह है ICGS सचेत। ICGS सचेत को हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा अपतटीय गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में जो पहले जहाज के रूप में कमीशन किया गया है। और ये इसी के साथ में 2 इंटरसेप्टर नौकाओं जिनके नाम C450 और C451 है उसका भी जलावतरण किया गया है। ICGS सचेत जो है वो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा निर्मित किया गया है और इसके अंदर लेटेस्ट नेविगेशन और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट इसके अंदर लगाए गए हैं। इसके अलावा इसकी जो लेंथ यानी लंबाई की बात करें 105 मीटर लंबा और 2350 टन वजनी यह जहाज़ है, जिसके अंदर 2 डीजल इंजन है और प्रत्येक जो डीजल इंजन है उसकी क्षमता 9100 किलोवाट की है और इसकी अधिकतम जो गति है वह 26 नॉटिकल माइल्स यानी 26 समुद्री मील प्रति घंटे की है। और यह जो ये जो गश्ती पोत है वह एक डबल इंजन हेलीकॉप्टर और इसके अलावा 4 हाई स्पीड बोट्स को अपने साथ ले जाने के अंदर सक्षम है। इसके अलावा अन्य जो जानकारी है आपको हमारे पिछले वीडियो के अंदर इससे संबंधित अन्य जानकारियाँ मिल जाएंगी। तो इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर्स की क्लास समाप्त होती है। थैंक यू।